आज की इस गहरी चर्चा में हम एक काफ़ी संवेदनशील कहानी पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो एक हॉस्पिटल के बहुत ही तनाव भरे माहौल से होती है, पर इसका अंत एक बेहद चौंका देने वाले मोड़ पर होता है। हाँ, और ये कहानी ना सिर्फ पितृसत्तात्मक समाज यानी पेट्रियार्की की बात करती है, बल्कि फीमेल फीटरसाइड और इंसानी मनोविज्ञान के आसपास घूमती है। मैं कहूँगी कि इसमें गिल्ट और पश्चाताप का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही कहा। हमारा मकसद आज यही है कि हम इस कहानी में छिपे उन सामाजिक संदेशों को और उन किरदारों के दिमागी संघर्ष को समझें। तो चलिए सीधे कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल है। वहाँ अभिजीत नाम का एक आदमी है जिसकी पत्नी सुप्रिया ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये एक काफी इंटेंस सीन है। बहुत इंटेंस है। और तभी डॉक्टर बाहर आता है। इस डॉक्टर का नाम बाद में पता चलता है कि आलोक है। तो डॉक्टर आलोक आकर कहता है कि देखिए, या तो माँ को बचाया जा सकता है या फिर बच्चे को। बाप रे, ये तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। वही ना। पर अभिजीत कोई प्रैक्टिकल फैसला लेने के बजाय सीधे डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है। वो बस गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और फिर एक चमत्कार होता है। यानी दोनों बच जाते हैं? हाँ, दोनों बच जाते हैं। एक बेटी का जन्म होता है। अब यहाँ एक काफी रोचक बात है। अभिजीत ने बच्चे के आने से पहले ही घर में ढेर सारे खिलौने जमा कर लिए थे। उसने तो कमरे की छत पर चांद और तारे भी बनवा दिए थे। अच्छा, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़का होगा या लड़की? बिल्कुल ही। वो एकदम आदर्श पिता की तरह था। पर दूसरी तरफ जब अभिजीत खुशियां मना रहा था, मिठाइयां बांटने की बात कर रहा था, तो डॉक्टर आलोक अपनी सफलता पर अकेले में रो पड़ता है। ओह! उसके रोने की वजह उसकी अपनी कोई पुरानी कहानी होगी। सही पकड़ा। वजह उसका अपना अपराध बोध था। आलोक को याद आता है कि उसने पास्ट में बेटे की चाहत में अपनी ही पत्नी का अबॉर्शन करवाया था। कन्या भ्रूण हत्या? ये तो बहुत ही संगीन बात है। हाँ, और इस वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। मैं सोच रहा था कि ये पूरा दृश्य ना एक आईने की तरह है। एक तरफ अभिजीत का निस्वार्थ प्रेम है और दूसरी तरफ डॉक्टर के अतीत का काला सच। हाँ, जो आईने में खुद को देखकर कांप उठता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या लेखक ने जानबूझकर अभिजीत को इतना आदर्श बनाया है ताकि डॉक्टर का जो गिल्ट है वो और गहरा लग सके? हाँ, मुझे बिल्कुल यही लगता है। देखिए, जब आप किसी सफेद रंग को और सफेद दिखाना चाहते हैं, तो पीछे काला बैकग्राउंड लगा देते हैं। अभिजीत का वो परफेक्ट कैरेक्टर डॉक्टर के उस काले सच को हाईलाइट करने के लिए ही लिखा गया है। ये बहुत ही डीपली थॉट आउट लगता है। पर ये आदर्श प्रेम और खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाती, क्योंकि समाज की कड़वी सच्चाई जल्दी उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ, और समाज का ये दखल देना कहानी को एक नए और काफी दर्दनाक फेज में ले जाता है। सही बात है। तो समय बीतने के साथ अभिजीत की 4 बेटियां हो जाती हैं। और अब आते हैं समाज के ताने। पड़ोसी, रिश्तेदार, सब उसे ताने मारने लगते हैं कि लड़कियां बोझ होती हैं या ये तो पराया धन है। ये बहुत ही आम बात है हमारे समाज में। हम सब में कभी ना कभी ये बातें सुनी है, पर इसका असर किसी इंसान के दिमाग पर कैसा होता है, ये देखना जरूरी है। वही तो। मैं यहाँ कहूँगा कि समाज के ताने किसी इनविजिबल वेपन या अदृश्य हथियार की तरह होते हैं, या एक धीमे जहर की तरह। एक दिन क्या होता है कि उन्हीं तानों की गूंज अभिजीत के दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि सड़क पार करते वक्त उसे चक्कर आ जाता है। और तभी उसकी एक तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर हो जाती है। हाँ, तो सच कहूँ तो उस गाड़ी ने उसकी जान नहीं ली, बल्कि उन चुभने वाले शब्दों ने ली। अभिजीत इतना सुलझा हुआ आदमी था, फिर भी वो मेंटली इतना टूट गया कि उसकी जान चली गई। ये कैसे होता है? मैं समझाती हूँ। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंडीशनिंग और कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। जब एक ही नेगेटिव बात आपको हर दिन सुनने को मिलती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये से प्रोसेस करते करते थक जाता है। मतलब आदमी अंदर से खोखला हो जाता है। बिल्कुल। वो फिजिकली जरूर उस एक्सीडेंट में मारा, पर मेंटली उसे उन तानों ने बहुत पहले ही मार दिया था। और एक और चीज, एक्सीडेंट के बाद जब उसे उसी हॉस्पिटल लाया जाता है ना, तो डॉक्टर आलोक पहले उसे भर्ती करने से मना कर देता है। अच्छा, वही डॉक्टर जिसकी पत्नी की कहानी थी। हाँ, हालांकि एक जागरूक लड़का वहां कानून की याद दिलाता है, तब जाके इलाज शुरू होता है। पर तब तक काफी खून बह चुका होता है। बहुत देर हो चुकी थी। और फिर
मरने से पहले अभिजीत अपनी चारों बेटियों और पत्नी की जिम्मेदारी अपने उसी दोस्त यानी डॉक्टर आलोक को सौंप देता है। हाँ, और यहाँ से कहानी एक काफी अलग डायरेक्शन लेती है। आलोक जो कि एक तरह से गिल्ट में जी रहा था, अब उसे एक मौका मिलता है। सही कहा। और यहीं से शुरू होती है सफलता की उड़ान और समाज के पखंड का असली चेहरा। आलोक ने सुप्रिया और चारों लड़कियों को अपनाया, रीना, करीना, मीना और टीना। और उन चारों लड़कियों की परवरिश उसने बहुत अच्छे से की। उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया और उन चारों ने अपने अपने फील्ड्स में कमाल कर दिया। हाँ, मैं पढ़ रहा था कि सबसे बड़ी बेटी रीना तो डांस इंडिया डांस जीत जाती है। हाँ करीना सिंगर बनना चाहती है। हाँ मीना एक्ट्रेस और सबसे छोटी टीना एक बहुत बढ़िया कॉमेडियन बन जाती है। हाँ, वो एक बहुत ही फनी सीन है जहाँ टीना घर में ही डांस इंडिया डांस का फाइनल रिक्रिएट करती है। उसने एक फ्लावर पॉट को ही ट्रॉफी बना दिया था। घर में खुशी का माहौल है। ये सीन काफी प्यारा है। हाँ, पर मुझे यहाँ शेयर मार्केट की एक एनालॉजी याद आती है। देखिए, हमारा समाज ना हमेशा लड़कों को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानता है। हाँ, और लड़कियों को बोझ। एग्जैक्टली। हाँ। लड़कियों को हमेशा घाटे का सौदा समझा जाता है। लेकिन इस कहानी में जिन बेटियों को लायबिलिटी समझा गया था, उन्होंने ही सबसे बड़ा रिटर्न दिया। बिल्कुल। और जो पड़ोसी अभिजीत को ताने मारते थे, अब वही लोग बधाई देने आ रहे हैं। वो खुद मान रहे हैं कि उनके बेटे निकम्मे निकले और ये लड़कियां कमाल कर गईं। यही समाज का दोगलापन है। पर मैं आपसे एक तीखा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या समाज में लड़कियों को इज्जत पाने के लिए हमेशा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करके ही दिखाना पड़ता है? ये बहुत ही सैड फैक्ट है, पर हाँ, पितृसत्ता में लड़कों के लिए बेंचमार्क बहुत लो होता है। वो कुछ खास ना भी करे तो भी घर के चिराग हैं। पर एक लड़की को अपनी अहमियत साबित करने के लिए टीवी पर आना पड़ता है या कुछ बहुत बड़ा हासिल करना पड़ता है। यानी उन पड़ोसियों की सोच नहीं बदली थी, वो बस उनकी सक्सेस को सलाम कर रहे थे। बिल्कुल। अगर वो लड़कियां नॉर्मल जॉब्स कर रही होती तो शायद वो आज भी ताने ही मार रहे होते। और कहानी का अगला हिस्सा इस बात का सबूत है कि दुनिया अभी भी नहीं बदली है। हाँ, वापस उसी हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा तो काफी डिस्टर्बिंग है। आलोक के घर काम करने वाली बाई है गंगूबाई। हाँ, और वो वहाँ हॉस्पिटल के फर्श पर बैठकर फुट-फुट कर रो रही है। वही गंगूबाई जो सुप्रिया को बेटी होने पर इतनी खुश थी, आज रो रही है क्योंकि उसकी अपनी बेटी को चौथी बार लड़की पैदा हुई है। और रोने की सबसे बड़ी वजह उसका दामाद है। उसने धमकी दी है कि अगर इस बार भी लड़की हुई तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देगा। ये इतना खौफनाक है ना। और आयरनी देखिए, गंगूबाई डॉक्टर आलोक के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाकर कहती है कि इस बच्ची को मरा हुआ घोषित कर दो। वो कहती है कि ये उपहार नहीं, शाप है। सोचो, एक औरत होने के बावजूद वो दूसरी औरत की यानी एक नन्ही बच्ची की जान लेने को तैयार है। यही सबसे भयानक सच्चाई है हमारे समाज की। पितृसत्ता का डर एक औरत को ही कातिल बनने पर मजबूर कर देता है। इसको आप लोग क्या कहते हैं साइकोलॉजी में? इसे हम इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी कहते हैं। जब एक दबी हुई क्लास खुद ही अपने लोगों को दबाने लगे। गंगूबाई नेचुरली बुरी नहीं है, पर उसके दामाद की ताकत और अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने के डर ने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, वो एक डर के चक्कर में फंसी है। और तभी वहां हॉस्पिटल में एक पागल औरत आती है जो उस बच्चे को मांगती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की। हाँ, ये एक तरह का ताना है सोसाइटी पर कि जिसे लोग पागल समझते हैं उसमें इन समझदारों से ज्यादा इंसानियत है। और यहाँ आलोक एक काफी बड़ा कदम उठाता है। हाँ, वो उस बच्ची को गोद लेने का फैसला करता है ताकि उसकी मौत ना हो और ना ही वो उस पागल औरत के साथ अनाथ की तरह रहे। आलोक कहता है कि ये उसके पुराने पापों का प्रायश्चित होगा, जिसे हम उसकी पत्नी और अजन्मी बेटी की मौत के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये वाकई प्रायश्चित है या बस अपने अपराध बोध से फरार होने की कोशिश? देखिए, साइकोलॉजी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसे अनडूइंग कहते हैं। इंसान अपने पास्ट के बुरे कामों का गिल्ट कम करने के लिए प्रेजेंट में कोई बहुत अच्छा काम करता है। जैसे अपने पापों के स्कोर को 0 करना चाहता हो। बिल्कुल। तो आलोक का फैसला पूरी तरह से सेल्फलेस नहीं है। उसमें उसका अपना मनोवैज्ञानिक स्वार्थ छिपा है। वो उस बच्ची को बचाकर असल में अपने अतीत को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। चलो, नियत जो भी हो, बच्ची की जान तो बच गई। तो यहाँ आकर ना एक बार को लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। हाँ, वही मैं कहने वाला था। यहाँ एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है जो दिमाग घुमा देता है। अगले दृश्य में सुबह का वक्त है।
आलोक अपने बाथरूम में शेविंग कर रहा है और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सुलोचना बिस्तर पर पसीने से तरबतर चीखते हुए नींद से जागती है। और वो कहती है कि आलोक, मैंने एक भयानक सपना देखा। मतलब ये किसी इंसेप्शन मूवी जैसा लगता है मुझे। ये सब कुछ जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो एक सपना था। हाँ, अभिजीत की मौत, लड़कियों का संघर्ष, आलोक का पश्चाताप, सब कुछ वो एक सपना था। और ये कोई मामूली सपना नहीं था। वही ना, मैं यही सोच रहा था कि क्या ये बस ऐसी एक खराब सपना है या इसके पीछे कोई सॉलिड वजह है। क्या एक प्रेग्नेंट औरत के सबकॉन्शियस माइंड का डर बाहर आ रहा है? बिल्कुल। एक प्रेग्नेंट औरत ना अपने आसपास के सोसाइटी के डर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसे हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। उसके अंदर डर बैठा है कि अगर मुझे लड़की हुई तो क्या होगा। हाँ, उसने जो भी बुरा देखा होगा या खबरों में सुना होगा, भ्रूण हत्या के बारे में, तानों के बारे में, वो सब उसके दिमाग में एक जगह इकट्ठा हो गया। और वही सारा डर इस टेरिफाइंग सपने के रूप में बाहर आया। वो प्रैक्टिकली उस ट्रॉमा को जी रही थी नींद में। बाप रे। तो इस चर्चा को अगर मैं समराइज करूं तो सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म? एक हॉस्पिटल के तनाव भरे माहौल से शुरू होके समाज के उन जहरीले तानों तक, फिर बेटियों की सक्सेस और आखिर में इस हिला देने वाले सपने पर। सही कहा। इस कहानी की सबसे बड़ी रेलेवेंस यही है कि ये दिखाती है कि पितृसत्ता का डर सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है। ये हमारी रगों में और हमारे सपनों तक में एक जहर की तरह घुल चुका है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव से हमें यही समझ आता है। एक आखिरी ख्याल जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा। जरा सोचिए, अगर ये पूरी दर्दनाक कहानी सिर्फ एक प्रेग्नेंट औरत का बुरा सपना थी, तो उस समाज की असली हकीकत कितनी भयानक होगी। हाँ, जहाँ एक होने वाली माँ ऐसी बातें सबकॉन्शियस माइंड में सोचने पर मजबूर है। सही बात है। क्या आज भी हमारे आसपास ऐसी कई सुलोचनाएं ऐसे ही डर और सपनों को हकीकत में नहीं जी रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गौर करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।